स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की अपनी 8th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, जो कि सेकेंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें हम लोग डीसी जनरेटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज ये 8th क्लास है, जो कि आज डीसी जनरेटर की लास्ट क्लास होगी। इसके जस्ट बाद हम लोग मोटर की क्लास स्टार्ट करेंगे, डीसी मोटर की। ठीक है, तो आज की ये जो लास्ट क्वेश्चंस की डीसी जनरेटर की लास्ट क्वेश्चंस की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कहने का मतलब है वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नियरली 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, लंबी क्लास नहीं होगी, इजी होगी। ठीक है, और कोशिश ये रहती है मेरी कि भाई आपको समझाते हुए करूं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको आप अदरवाइज में मत लीजिएगा, है ना। मुझे पता है कि कम क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, लेकिन आपको जो है अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स वाई इसमें टाइम लग जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थ्योरी कम्प्लीटली पता होती तो विद इन 1 मिनट आपको इसके सोल्यूशन में आपको बताता। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता। ठीक है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन 80% 90% स्टूडेंट्स का थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ड्यू टू कोविड या फिर क्लासेस ना चलने की वजह से या फिर इंटरेस्ट ना लेने की वजह से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर टाइम लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसको जो है अच्छे से समझिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और जब भी मैं ये क्लासेस अपलोड करता हूँ आप तुरंत उसका जो है रीड आउट कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, यदि यदि शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये आता है कि व्हाट इज शंट फील्ड रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस नहीं जानते आप, शंट फील्ड रेजिस्टेंस तो खैर मैं बता दे रहा हूं अभी। तो अभी इस देखो, इसीलिए बोलता हूं कि थ्योरी क्लासेस का इसके साथ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि अगर आपने किया है तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से समझो। आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं डीसी जनरेटर के पोल्स पे। ठीक है, इसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं और फील्ड वाइंडिंग भी कॉपर वायर की ही होती है। किसकी होती है? कॉपर वायर की ही होती है। अगर कॉपर वायर की है तो इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट्स। ऐसा तो है नहीं कि इसका थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस है इसका, उसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो फील्ड का जो प्रतिरोध है उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इस वायर का, ये जो पूरी की पूरी वायर है, ठीक है, जो ये आपने ये यहाँ पे वाइंडिंग किया है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस। एफ मतलब आर एफ से शो करते हैं। ठीक है, अब अगर इन्होंने कहा है कि शंट फील्ड रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो जनरेटर है वो किस टाइप का है। ये जो डीसी जनरेटर है वो शंट जनरेटर है। ठीक है, तो देखो शंट जनरेटर कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक के बीच में ये जो पोर्शन है उसको कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, हिंदी में भी यही बोलते हैं आर्मेचर। ठीक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मैं एक और वाइंडिंग कर रहा हूं, आप ध्यान से जरा देखना। ठीक है, इस वाइंडिंग को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था आपको फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है। ठीक है, जो कि पोल पे वाउंड किया था ना मैंने, उसी को हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब अगर सिंबल वाइज में आप जाओगे, मतलब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं जरा हम लोग, ध्यान से देखो। ये जो है आपका, ये है फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर एफ। इनका कहना है कि अगर फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस से क्रिटिकल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, कहने का मतलब आरसी अगर हम लोग एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस माने और इसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, किससे? इस फील्ड रेजिस्टेंस से। स्टूडेंट्स, इस फील्ड रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा हो तो
तो क्या होगा वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो होगा ये कि अगर हम लोग, अगर ऐसा केस आ जाता है तो जो मशीन है, जो डीसी जनरेटर है, ठीक है, जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज नहीं बना पाएगी। याद रखोगे, वोल्टेज बनाने में क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज बनाने में क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अब इसका रीजन क्या है, वैसे आपको मैं रीजन बताने लगूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि अगर इस फील्ड रेजिस्टेंस से हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस आर सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या ज्यादा ही है, मान लो बहुत ज्यादा की बात मत करो, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी ज्यादा है, तो जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज आउटपुट पे मिलने वाला है वो मिलने से रह जाएगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो इस वजह से हम लोगों का क्या होना चाहिए, जो एक चलाने वाली जो कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें आरसी की वैल्यू हमेशा फील्ड रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए, तो उस केस में हमारे को वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ देखो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जनरेटर फेल्स टू बुल्ट अप वोल्टेज। वोल्टेज जो होगा वो जनरेटर बनाने में विफल हो जाएगा, वोल्टेज नहीं बना पाएगा। कब, जब फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा हो डीसी जनरेटर में। फील्ड रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, ये एक एक्चुअल में ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग कुछ इक्वेशंस हैं जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, इस वजह से आपको पूरी चीज़ नहीं समझ आ रही। तो आप जान लो कि मान लो ये कोई चीज़ है, कोई रेजिस्टेंस है जो कि फील्ड रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गई तो वोल्टेज नहीं बन पाएगा। बाकी आप टेंशन मत लो, अगर आप 2020 और 2021 बैच के हो तो बहुत जल्द ये वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं, ठीक है। और आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ना, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल्स इसमें बताऊंगा कि व्हाट इज फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, या क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। जस्ट इसके अभी पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको भी देख लीजिए, कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो दरअसल आर्मेचर के फील्ड का, आर्मेचर की जो फ्लक्स अपनी खुद की है उसका मेन फील्ड पे क्या असर पड़ रहा है। मेन फील्ड पे, मेन फील्ड कौन सी होती है, जो पोल से जनरेट हुआ है। चलो फिगर बनाते हैं फिर आपको मैं बताता हूं। देखो ठीक है, ये तो आपका रोटर हो गया, ये है आपका पोल, जिसमें मान लेते हैं ये एन है, एक और बनाते हैं एस पोल है ये, ठीक है। तो ये आपका स्टेटर वाला पार्ट हो गया, स्टेटर रुका हुआ पार्ट, ये रोटर रोटेट करने वाला पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे सॉफ्ट लगी हुई है और ये जनरेटर ऐसे घूम रहा है, मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये जनरेटर घूम रहा है स्टूडेंट्स, तो इनका कहना है कि बताओ कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले समझो आर्मेचर रिएक्शन है क्या। आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअल में जो मेन फील्ड है, मेन जो चुंबकीय फ्लक्स है, मेन चुंबकीय फ्लक्स कहाँ से, एन से एस की तरफ जाता है, तो एन से एस की तरफ इस तरीके से मेन जो चुंबकीय, मेन जो चुंबकीय फ्लक्स लाइंस हैं ऐसे करके जो जा रहा है यूं, ठीक है, इस तरीके से। उसमें इसके अंदर जो रोटर में जहां पे ईएमएफ बन रहा है बच्चों, उसमें भी करंट आ गई ना फैराडे नियम के अनुसार। तो अगर उसमें करंट आ गई स्टूडेंट्स, अगर इसमें करंट आ गई है, तो करंट आने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ होगा इसका खुद का अपना। तो इसके खुद के मतलब आर्मेचर कंडक्टर के अपने खुद के फ्लक्स के वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, मेन चुंबकीय क्षेत्र जो कि एन से एस की तरफ जा रहा है, पोल से पोल की तरफ जा रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको जो है सीधे नहीं जाने देगा जिस प्रकार से जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है, मतलब जो मेन फ्लक्स है स्टूडेंट्स, जो मेन फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा, ये घटा देगा,
ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो मेन फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा बच्चों, उसको घटा देगा। तो घटा देने की वजह से अब क्या होगा, अच्छा मेन फ्लक्स अगर ये कम हो गया, मेन फ्लक्स कम हो गया तो आपको पता है, आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि एन फाई पी जेड बाई ए डिवाइडेड बाई 60। देखो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे, और अगर फ्लक्स घट गई तो क्या होगा, ई भी घट जाएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहने का मतलब यही तो है वो वोल्टेज जो आउटपुट पे मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब अगर फ्लक्स घट गया बच्चों, अगर ये फ्लक्स घट गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जरा यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो पहला ऑप्शन अगर आप रीड करो तो पहले ऑप्शन में है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, गलत। दूसरे ऑप्शन में आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग, नहीं पल्सेटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बिकम्स जीरो, जीरो नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, चलो जैसे अगर मान लो ये जनरेटर है जो 230 वोल्ट जनरेट करने के लिए बनाया गया था, तो हो सकता है कि 210 ही वोल्ट बना पाए। क्यों, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर जो प्रतिक्रिया है, जो आर्मेचर की जो प्रतिक्रिया है मतलब विपरीत उस पे लगाती है और मेन फ्लक्स को क्या कर देती है, घटा देती है। ठीक है, इसी वजह से, इसके प्रभाव की वजह से वोल्टेज की वैल्यू घट जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भाई। 51 में बोला गया है कैलकुलेट द ईएमएफ। अच्छा ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ध्यान से सुन लो, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, आपको याद होना चाहिए, फ्लक्स एन पी जेड बाई ए इंटू 60। मैं बताता हूं इसमें कौन सी चीज क्या है। ये तो है आपका ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, ये फ्लक्स है, वेट, ये हो गया आपका फ्लक्स। ठीक है, एन क्या है, चलो मैं बाहर लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है फ्लक्स, एन क्या है भाई, स्पीड इन आरपीएम, फ्लक्स इन वेबर, याद रखना, यूनिट भी याद रखो, आरपीएम। ठीक है, पी क्या है भाई, पोल है, जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, मतलब कंडक्टरों की संख्या है। ठीक है, तो याद रखोगे इसको हिंदी इंग्लिश में क्या लिखूं, बोल तो रहा हूं, आप सुनते जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर, कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब चालक की संख्या, चालक ठीक है, जेड क्या, जेड हो गया। चलो ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ मतलब समांतर पाथ की, समांतर पथ की संख्या। अब जरा आप देखो, यहां से ध्यान से सुनना, और जितनी चीजें गिवन है वो चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। चलो आओ देखते हैं, कह रहे हैं कि कैलकुलेट, चलो यहां से देखते हैं, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड, मतलब आपको ये पता करना है। ठीक है भाई, फॉर्मूला आपके सामने है, 4 पोल डीसी जनरेटर, तो पोल की संख्या कितनी है यहां लिखेंगे हम लोग, 4 है। 4 पोल डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर, ध्यान से सुनना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर। हिंदी में अगर बोलूं तो सिंप्लेक्स वही है, देखो हिंदी में भी वही लिखा, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, पहले तो ध्यान से सुनो कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किस तरीके की मशीन है उस बात पे डिपेंड करती है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ये वेव वाउंड है, ठीक है, अगर ये मशीन जो है वेव वाउंड है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, और अगर ये लैप वाउंड है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होते हैं, पता है आपको। तो यहां इन्होंने बोला है, पहले से इन्होंने बोल के रखा है कि भाई ये वेव वाउंड मशीन है, तो इसका मतलब पैरेलल पाथ ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो जरा ए की वैल्यू निकालो यहां से, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हैज 1020 कंडक्टर, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने यहां गिवन है, 1020 कंडक्टर गिवन है, एंड ड्रेवन एट ए 1500 आरपीएम, तो 1500 आरपीएम गिवन है इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो 1500 आरपीएम हो गया भाई। 1500 आरपीएम
फ्लक्स भी देखो गिवन है, फ्लक्स पर पोल आपको पता होना चाहिए था, और फ्लक्स पर पोल गिवन है जिसकी वैल्यू है 0.007। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको इन सारी वैल्यूज पता है। जब अब ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आएगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.007 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हो जाएगी 1500। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अगर आप पोल की वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई जेड की वैल्यू देखो तो ये हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाई आपको पता है 60 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, समांतर पथ की संख्या कितनी है, ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, समझ पाए 2 क्यों है, क्योंकि ये वेव बाउंड मशीन है। तो अब चलो काटना शुरू करो इसी बात पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितना वोल्टेज आने वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आएगा, हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पे देखिए क्या है, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला गया है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन पे कि 357 वोल्ट सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कहा गया है, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन डीसी जनरेटर। कह रहे हैं कि जो डीसी जनरेटर है उसमें हम लोग किस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आर्मेचर रिएक्शन तो कम होना चाहिए। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का असर। ठीक है, तो आर्मेचर फ्लक्स के असर की वजह से क्या होता है, अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में इससे जस्ट पहले देखा है, समझ लिया है कि वोल्टेज आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो तो गलत बात है, वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना हमें जरूरत है उतना आना चाहिए आउटपुट पे वोल्टेज, तो वो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को हमें कम करना होगा। तो इसको घटाना है, तो इसको घटाने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो ये आपसे पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, तो अभी अभी जस्ट उससे पहले जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन ही है ये कि आर्मेचर रिएक्शन को आप कैसे कम करें। मैंने बोला था ना कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करना है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को। तो आपका ए आंसर यहाँ पे सही है, यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कैसे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके हम लोग करते हैं। कैसे पता, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कैसे कैसे करते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ जनरेटर कहाँ था, अच्छा पिछली क्लास में शायद हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो दरअसल ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, ये सही से देख लेना, इसको समझ लेना, इसको यहाँ पे देखो बुक में सही से मिल जाएगा। ये यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है, यहाँ पे ऐसे करके कंपनसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है। तो ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसमें अपने आप एक स्वतः फ्लक्स उत्पन्न करते हैं जो कि आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको कम करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करना होगा। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी जनरेटर, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडल फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कि एक डीसी जनरेटर है। ठीक है, एक डीसी जनरेटर है स्टूडेंट्स, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इस तरीके से हमने एक डीसी जनरेटर बनाया और काफी दिनों से ये रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है। ठीक है, लंबे अरसे से ये बंद है। तो बंद होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है, तो ध्यान से समझ लो कि जो इस पोल के अंदर, ठीक है, इस इन पोल्स के अंदर एक मैग्नेटिज्म अपने आप होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि बिना क्वाइल के ही रहता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कहने को मतलब क्वाइल को बिना एनर्जाइज किए हुए, क्वाइल में बिना कुछ दिए हुए वोल्टेज इसके अंदर पहले से, कहने का मतलब जब ये नहीं चल रहा है तो भाई यहाँ क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब है जो फील्ड क्वाइल है वो एक तरीके से ओपन रहेगी। ठीक है, ओपन है, तो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ चुंबकीय क्षेत्र बचा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको कहते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्ने मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, जो ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कहने का मतलब वो खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। कब? अगर हम लोग डीसी जनरेटर को लंबे अरसे से ना चलाएं, काफ़ी दिन बाद इसको चलाएं हम लोग स्टूडेंट्स, तो इसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। और ध्यान से सुन लो, कोई भी डीसी जनरेटर जैसे शंट है, सीरीज है, बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के ये वोल्टेज नहीं बना पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिर से हम लोग बैटरी से एनर्जाइज करना होता है, तब जाके इसके पोल में थोड़ा बहुत रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो पाता है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है हमको जनरेटर में ईएमएफ को बनाने के लिए। तो रेसिडुअल, अच्छा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को अगर मान लें हम लोग, ये छोटी सी फ्लक्स की वैल्यू है। ध्यान से आप जानते हो कि E इक्वल टू होता है फ्लक्स NP/60A। तो अगर यहाँ पे फ्लक्स है ही नहीं है बच्चों, जीरो है, तो चाहे आप जितना तेजी से स्पीड दे दो, चाहे जितने आरपीएम की स्पीड दे दो, क्या ईएमएफ बनेगा? नहीं बनेगा, वो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स ऑलरेडी जीरो है। इसीलिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब रेसिडुअल फ्लक्स का होना जरूरी है। तो अगर वो नहीं है तो क्या होगा? ईएमएफ नहीं बन पाएगा। और ऐसा क्यों होता है कि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है? वो इसलिए क्योंकि बहुत लंबे अरसे से आपने इस जनरेटर को नहीं चलाया। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आपको पता चल गया कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा डी, लूजेस इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। कब? जब डीसी जनरेटर लंबे समय से बंद रखा जाए तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन आपको पता चल गया। चलो, 54 में अगर हम लोग देखें तो 54 में लिखा गया है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से वही कहानी, ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हो फ्लक्स, स्पीड, पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 60A, ये होता है ईएमएफ का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया है, पोल दिया है, ठीक है, ये स्पीड दी हुई है n, ठीक है, लैप वाउंड है, लैप वाउंड, ध्यान से सुनना, लैप वाउंड है। लैप वाउंड में नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे? पोल के बराबर होंगे। सॉरी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे। तो पोल कितने हैं? 4, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4, तो ए भी पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टरों की संख्या तो 600 है, ये जेड पता चल गया आपको। फ्लक्स पर पोल 5 पता चल गया आपको। तो ध्यान से सुनो, पोल पता है, फ्लक्स पता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पता है, जेड पता है, एन पता है। तो अगर ये सारी चीजें मालूम है तो यहां रखो और ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आंसर इसका है 640। ठीक है, आंसर आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना, ठीक है, कि आंसर यही है कि नहीं है। ठीक है, चलो 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखा जाए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि यदि मुख्य क्षेत्र की प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स, मतलब जो एन से एस की तरफ जो जो फ्लक्स आता है, गेट डिस्टॉर्टेड, मतलब कमजोर पड़ जाए इन डीसी जनरेटर। फिर से सुनो, इनका कहना है कि ये एन पोल है, ये एस पोल है, एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें हैं, मतलब चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स है। इनका कहना है ये जो अगर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाए? डिस्टॉर्टेड हो जाए। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, इधर उधर बहक जाना। ठीक है, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, सीधे डायरेक्शन में ना जाना वैसे सही मीनिंग होती है, लेकिन आप ये समझो कि कमजोर पड़ जाना। डिस्टॉर्ट का मतलब है कमजोर, कमजोर पड़ जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाए। तो अगर कमजोर हो जाए तो भाई क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भाई इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि इसके अंदर जो रोटर लगा है उसमें जो ईएमएफ बनने वाला है कंडक्टर के माध्यम से, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो ये
ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, ठीक है। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू घट गई तो फिर ईएमएफ की भी वैल्यू घट जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस, प्रेरित ईएमएफ घटता है, ठीक है। ये चीजें हैं। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि बताओ भाई कि यहाँ पे आप बताओ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? तो आपको बताना है कि भारी स्पार्किंग का कारण क्या है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खैर इसका अलग एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप दिमाग में रखो कि एमएनए और जीएनए की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाने की वजह से स्पार्किंग होती है, समझो। एक्चुअल में ये जो ब्रश है जिससे आप करंट को कलेक्ट करते हो बाहर डीसी जनरेटर के, ये ब्रश किस पोजीशन पे होता है? ये ब्रश एक्चुअल में GNA पर होता है, ज्योमेट्रिकल मतलब सॉरी MNA पर होता है। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज, हमेशा हमेशा ये कहाँ होगा? MNA पर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ऐसी एक्सिस मतलब एक ऐसी लाइन जहां पे चुंबकीय क्षेत्र एकदम जीरो प्रभाव पे है, ठीक है। वहां पे हम लोग इस ब्रश को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको और इसको। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA और GNA की अगर अलग अलग, वैसे जब सही से मोटर वर्क कर रही होती है तो GNA और MNA को एक साथ होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगी कि ब्रश जो है वो पर्टिकुलर MNA पर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे आप ये समझो कि जब MNA और GNA की पोजीशन एक ही हो तब तो स्पार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर MNA का एक्सिस अलग है और GNA का एक्सिस अलग है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो दूसरी है और MNA एक्सिस दूसरी है, और ब्रश इन दोनों में से कहीं एक जगह पर रखा है, तो आप ध्यान से समझ लो कि क्या होगा, यहाँ स्पार्किंग होने वाली है, ठीक है। कब? जब मोटर चलेगी। तो स्पार्किंग की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, जो कि नुकसानदायक है, कायदे से ये नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा पोजीशन है, ब्रश की पोजीशन, वो कहाँ पे हमेशा हो? वो MNA पर हो, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर हो। ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा ब्रश तो स्पार्किंग नहीं होगी, ठीक है। स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए हमें ब्रशेस को MNA पर रखना होगा। तो अगर MNA और GNA की पोजीशन अलग अलग है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा? स्पार्किंग होगा, ठीक है। तो चलो, ये था डीसी जनरेटर का एक कंप्लीट जो क्वेश्चन सीरीज कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से मैंने आपको कई सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं डीसी जनरेटर के। उसके बाद भी मैं खुद भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी आपको पूरी बातें पता चल गई हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी मैंने जो है जितना भी हो सकता है पॉसिबल मुझसे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप लोग और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ही इसी चैनल पे जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इसके थ्योरी क्लासेस के, उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि यही क्वेश्चन जो आज आपके सरदर्द बने हुए हैं, ये क्वेश्चन कितने ईजी लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस की भी आपको जरूरत है। ये मत सोचना कि आप यहाँ से ITI पास हो गए उसके बाद काम खत्म। अगर आप पढ़ रहे हो, लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्नीशियन की, रेलवे की आने वाली वैकेंसी उसकी कर रहे हो, TGTU की कर रहे हो, या फिर जितने भी एग्जाम्स जिसमें टेक्निकल पूछे जाते हैं, अगर वो सारी तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली आपको मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इसकी थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाती है तब आपको ये क्वेश्चन समझने में मजा आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, इसमें ऐसा मत सोचना कि ये बस हलवा क्वेश्चन है। ये अच्छे क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप विद कॉन्सेप्ट समझ जाए तो आप डीसी जनरेटर में एक अच्छी खासी कमांड बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डीसी मोटर की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, क्वेश्चन क्लास नंबर 9 है ना, हाँ, क्लास नंबर 9 से अब हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।